बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 504 कॉग्निटिव साइकोलॉजी का लेसन नंबर 18 करते हैं। लेसन नंबर 18 में हम लोग आज पैटर्न रिकग्निशन के बारे में बात करते हैं। इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गेस्टॉल्ट थ्योरी ऑफ परसेप्शन के बारे में। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, मेरे लिए दुआ भी ज़रूर करनी है और अपने वीडियो को स्किप नहीं करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करनी है, प्यारा सा कमेंट भी आपने ज़रूर छोड़ना है लेक्चर सुनने के बाद, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। गेस्टॉल थ्योरी ऑफ परसेप्शन हम लोग ने थोड़ा सा पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने पढ़ा था। गेस्टॉल के जो प्रिंसिपल्स हैं ये बेसिकली परसेप्शन के प्रिंसिपल्स हैं कि आप लोग चीज़ों को परसेप्ट कैसे करते हैं। ऐसा ही है ना, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में भी काफ़ी डिटेल में हमने इस बारे में पढ़ा था। तो ये तो MCQs के हिसाब से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेस्टॉल प्रिंसिपल्स आर बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन। ये अगर आप लोग फिगर देखें तो इसमें 4 लाइंस आप लोगों को नजर आ रही हैं। 2 जो है ना ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और ये जो 2 है ना ये वाली वर्टिकल लाइंस हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको क्रॉस परसीव करेंगे कि अगर ये वाली इस लाइन को इस लाइन के साथ जोड़ दिया जाए, इस लाइन को इसके साथ जोड़ दिया जाए तो ये एक क्रॉस बनता है, प्लस का साइन बनता है, ठीक है। इस तरह से ये वाली फिगर देखें, यहाँ पे भी लोग जो है ना इसको डिफरेंट तरीके से परसीव करेंगे। यही कहेंगे कि ये भी कोई क्रॉस है, या इसको ऐसे समझेंगे कि ये कोई क्रॉस है, या इसको कोई और डिफरेंट तरीके से परसीव करेंगे। ये जो फिगर है यहाँ पे भी देखें कि यहाँ पे भी ज़्यादा चांस यही है कि लोग इसको एज अ क्रॉस ही परसीव करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो पैटर्न, अगर हम लोग ये वाला पैटर्न देखें तो इधर कुछ लोग तो इसको क्रॉस परसीव करेंगे, लेकिन कुछ लोग इसमें से स्केयर को भी परसीव करेंगे, क्योंकि ये अगर देखें ना तो यूं ये जो है ना अंदर ये एक स्केयर भी बन रहा है, ठीक है। कुछ इसको जो है ना वो क्रॉस परसीव करेंगे और कुछ इसको एज अ स्केयर परसीव करेंगे। अब ये हर इंसान के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा फिगर को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, इवन के कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग भी हो तो भी उसको कंप्लीट करने की ही कोशिश करता है। जैसे ये अब है, इसको बहुत सारे लोग परसीव करेंगे कि ये स्केयर है, ऐसा ही है ना, क्योंकि ये है तो इनकम्प्लीट, लेकिन फिर भी इसको क्यों स्केयर बोलेंगे, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। देखा जाए तो इसमें स्केयर भी हमें नजर आ रहा है, सॉरी क्रॉस भी तो नजर आ सकता है ना। ये वाइट लाइंस जो हैं अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्रॉस भी बन सकता है। अब लोग जो है इसको स्केयर परसीव करेंगे, हालांकि कुछ लाइंस इसमें से कंप्लीट नहीं है। गेस्टॉल के जो प्रिंसिपल्स हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, गेस्टॉल ये कहते थे कि गेस्टॉल थ्योरी के मुताबिक कि हम लोग चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं उसके पीछे कुछ बुनियादी असूल होते हैं, कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स होते हैं। वो कौन कौन से असूल होते हैं? पहला होता है प्रॉक्सिमिटी का। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी ये कहता है कि जब भी कुछ चीज़ें जब एक दूसरे से क्लोज होती हैं ना, टाइम के लिहाज से, स्पेस के लिहाज से, जगह के लिहाज से, तो हम लोग हमेशा उसको ऐसे परसीव करते हैं कि उन दोनों का आपस में कुछ ताल्लुक है, ठीक है। और इन दोनों का आपस में कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बना रही है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई इवेंट इकट्ठे हो रहे होते हैं ना, यानी कि उनमें अगर टाइम डिफरेंस नहीं होता या 2 चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो हम लोग ये भी कहते हैं कि इन दोनों चीज़ों के दरमियान में कोई रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिमिलैरिटी की बात करते हैं कि ये लॉ ये कहता है कि हम लोग ज़्यादातर सेम जो चीज़ें हमें नज़र आती है ना, हम लोग उसको एक ही चीज़ कंसीडर करते हैं। सिमिलर जो आइटम्स होते हैं हम लोग उसको एक ही कैटेगरी के अंदर ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। ये भी बात उनकी बिल्कुल ठीक है, ये हम लोग डेली लाइफ में ऐसा करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गुड कॉन्टिन्यूएशन की, यानी कि हमारे अंदर ऐसी ये एक टेंडेंसी होती है कि शुरू में हमें जैसी लाइन नज़र आ रही होती है ना, हम लोग अपना इमेज बिल्ड कर लेते हैं कि ये आगे भी इसी अंदाज में जो है ना वो कंटिन्यू रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कोई लाइन देखते हैं कि वो शुरू में टेढ़ी मेढ़ी है, आपने बाकी की अगली जो है ना वो लाइन आपने नहीं देखी हुई, तो आप लोग ये अंदाजा लगाएंगे ये लाइन जो है ना आगे से भी टेढ़ी मेढ़ी ही होगी, ठीक है। तो स्टार्ट से जैसे आप लोग लाइन को परसीव करेंगे, आप लोग यही परसीव करते हैं कि ये आगे इसी सेम वे में जो है ना ये कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं क्लोजर की। इसका मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ किस्म के जो परसेप्चुअल प्रोसेसेस होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज होते हैं, इट रेफर्स टू परसेप्चुअल प्रोसेसेस दैट ऑर्गेनाइज अ परसीव्ड वर्ल्ड बाय फिलिंग इन गैप्स इन स्टिमुलेशन। क्लोजर का मतलब ये होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि जो आप लोग इंफॉर्मेशन देखेंगे ना उनमें जो आप लोगों को गैप्स नजर आएंगे, तो हमारा जो परसेप्चुअल प्रोसेसेस होते हैं, हमारे माइंड के अंदर जो भी प्रोसेसेस होते हैं, वो उन गैप्स को फिल करने की कोशिश करते हैं, चीज को, इमेज को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक होती है गुड फॉर्म, ये भी एक प्रिंसिपल होता है, ये क्लोजर की टाइप होती है कि हम लोग कोई हमें गैप नजर आ रहे होते हैं ना,
ठीक है, तो हम लोग उनको फिल करने की कोशिश करते हैं, इवन के वहां पे जो है ना वो डिसकनेक्टेड लाइंस होती हैं, ठीक है। हम लोग ये नहीं परसीव करते कि ये कोई डिसकनेक्टेड लाइंस है, बल्कि हम लोग उन गैप्स को फिल करने की कोशिश करते हैं। दैट इज अ गुड फॉर्म, क्योंकि हमारे माइंड को आदत होती है हर चीज को मुकम्मल अच्छे अंदाज में देखने की, ठीक है। उसके बाद एक और प्रिंसिपल होता है सिमेट्री का। वो ये कहते हैं कि हमेशा ये टेंडेंसी होती है कि हम लोग चीज़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं और कि इसके सारे के सारे पार्ट्स को बड़े बैलेंस और सिमेट्रिकल अंदाज में जो है ना हम लोग उसको अरेंज कर सकें, ठीक है। ये हमेशा हमारे माइंड के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है। क्यों ऑर्गेनाइज करता है? एक बैलेंस और सिमेट्रिकल फिगर बनाने की कोशिश करता है जिसके अंदर सारे के सारे पार्ट्स भी इंक्लूड हों, ठीक है। ये भी एक बात सच है, कहीं पे अगर कोई मुख्तलिफ बिखरी हुई चीज़ें आपको नजर आए तो आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं ना कि इन चीज़ों को जोड़ा जाए तो ये क्या बनेगा। पजल्स अगर देखें तो उसमें भी आप लोग बिखरे हुए पजल्स होते हैं, देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी चीज़ बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, लेकिन इनके हैंड आउट में जो है ना ये बिल्कुल है तो नहीं बिल्कुल जो है ना वो, बट थोड़ा बहुत इसमें से नजर आ रहा है हमें। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो दैट इज अ प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, यानी कि ये जो चीजें आपस में जो सेम सेम हुई है तो आप लोग हमेशा इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब ये इकट्ठी मतलब पड़ी हुई है ना स्पेस के लिहाज से एक दूसरे के करीब करीब पड़ी हुई है, तो आप उनको इकट्ठा करके कोई इमेज बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा क्या था, एक और प्रिंसिपल्स दैट इज अ सिमिलैरिटी की। जो सिमिलर चीजें होती हैं आप लोग उनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखें आप लोग सर्कल्स को एक कैटेगरी में डालेंगे और ट्राइंगल्स जो है उनको आप लोग एक कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लोजर है, यानी कि कोई चीज अगर बिल्कुल बंद कोई चीज अगर आप लोगों को नजर आती है उसमें कहीं ना कहीं गैप है तो आप लोग उस गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे। ये वैसे यहाँ पे सर्कल बना है उसमें से कुछ जो है ना वो पार्ट मिसिंग है, ठीक है। उसके बाद है कॉन्टिन्यूटी, यानी कि शुरू में आपको जैसे लाइन नजर आती है आप लोग यही परसीव करते हैं कि आगे भी चल के ये लाइन बिल्कुल वैसे ही होगी। जैसे ये सर्कल्स से बनी हुई लाइन है और ये थोड़ी जिग जैग है, शुरू में आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये लाइन जो है ना वो आगे जाके जिग जैग ही होगी। और ये जो दूसरी लाइन है ये स्क्वायर से बनी है तो आप ये परसीव करेंगे कि ये लाइन अगर हम इसको लंबा और ज्यादा अगर इसको हम लोग देखें तो ये स्क्वायर ही होंगे और इस तरह से ये बिल्कुल सीधी लाइन बनती है, ठीक है। और इस तरह से जो है ना आप लोग चीज़ों को परसीव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे है क्वीन एलिजाबेथ का। यहाँ पे एक वैस है कि ये एक गिफ्ट था जो कि क्वीन एलिजाबेथ को मिला था उनकी सिल्वर जुबली के ऊपर। ये वैस जो है ये नीचे दिखाया हुआ ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये एक वैस है लेकिन हम लोग इसको परसीव करते हैं ये कोई फिगर है और उसके दो फेस हैं, ठीक है। ऐसा ही है ना, यानी कि ये ऊपर इसका एक ये फेस जो है वो नजर आ रहा है कि ये इस तरह से है, या अगर हम लोग वैस को उल्टा करके देखें तो हमें ऐसा लगता है कि ये वाला भी जो है ना इसका फेस जो है वो है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बैकग्राउंड को फिगर के अंदर हम लोग बैकग्राउंड को चेंज करें या इसी बैकग्राउंड के अंदर जो है ना हम लोग फिगर को भी चेंज कर दें। फिगर और बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बैकग्राउंड सेम रखें फिगर आप चेंज कर दें तो जाहिर सी बात है आप डिफरेंट चीज परसीव करेंगे, या अगर फिगर अगर सेम हो आप सिर्फ बैकग्राउंड को चेंज करें तो भी है कि आपकी परसेप्शन जरा अलग तरीके से होगी। तो फिगर और बैकग्राउंड ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गेस्टॉल्ट की थ्योरी के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं आपकी विजुअल परसेप्शन के अंदर। बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मैटर करता है। इवन हम लोगों ने एक लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि कोई चीज लिखी हुई हो ना और वो वाइट अल्फाबेट्स में लिखी हुई हो और उसका बैकग्राउंड अगर ब्लैक हो तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अरसे तक याद रहती है एज कम्पेयर टू कि अगर आप वाइट बैकग्राउंड से कोई चीज़ पढ़े तो, ठीक है। उसके बाद एक पाल्मर है, पाल्मर ने स्टडी किया था कि सब्जेक्ट्स रिकग्निशन ऑफ फिगर सच एज वंस इन फॉलोइंग फिगर, कि उन्होंने ये स्टडी किया था कि सब्जेक्ट्स जो होते हैं यानी कि जो लोग होते हैं जिनके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं वो फिगर्स को कैसे रिकग्नाइज करते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की जो शक्लें होती हैं उनको कैसे रिकग्नाइज करते हैं। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को पहले एक स्टिमुलाई दिखाया था, यानी कि ये वाला जो है ना उन्होंने फिगर दिखाया था, और फिर उन्होंने ये कहा था कि आप डिसाइड करें कि ये वाले जो सारे फिगर्स हैं ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये इस ए वाले फिगर के अंदर पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये वाला फिगर दो चीजों से मिलके बना है, एक तो ट्रायंगल और दूसरा ये अल्फाबेट एन बन रहा है लेकिन इसकी ये वाली टांग थोड़ी ज्यादा जो है ना वो बेंट हुई हुई है। तो पाल्मर जो है ना वो ये कहते हैं, पाल्मर ने ये देखा था कि जो सब्जेक्ट्स थे वो बहुत जल्दी से चीजों को जो है ना वो पार्ट्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं when they were the segments predicted by the Gestalt principles, यानी कि
اگر کوئی چیز کسی دوسری چیز کا پارٹ ہو نا تو پھر ہم لوگ اس چیز کو زیادہ جلدی سے ریکگنائز کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل اب یہ ایک چیز ہے, آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ہے, صرف آپ لوگ اکیلے میں دیکھیں آپ کو نہیں سمجھ آئے گی, لیکن اگر آپ لوگ اس پکچر کے کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ جو ہے نا یہ اس پکچر کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں سے اگر دیکھا جائے تو یہ سارے کے سارے ایلیمنٹس اس پکچر کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ والا ایلیمنٹ یہ موجود ہے, یہ والا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ یہ ایسے موجود ہے یہ, ٹھیک ہے, اور جو یہ والا ایلیمنٹ ہے نا یہ والا یہ یہاں پہ موجود ہے, یہ اس طرح سے, ٹھیک ہے, اور جو یہ ایلیمنٹ ہے یہ بھی موجود ہے یہ ایسے کر کے. ٹھیک ہے, تو گیسٹال جو ہے نا یہی گیسٹال پرنسپل یہی پریڈکٹ کرتے ہیں کہ سبجیکٹس کو ریکگنائز دا پارٹس موسٹ ریپڈلی, یعنی کہ کوئی بھی انسان زیادہ جلدی سے پارٹس کو ریکگنائز کر لیتا ہے when they were the segments, جب وہ کسی بڑی چیز کا سیگمنٹ ہوتے ہیں. then we see that recognition depends critically on the initial segmentation of the figure. یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو آپ لوگ چیزوں کو ریکگنائز کرتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ انیشیلی آپ پہلے کسی بھی فگر کی سیگمنٹیشن کرتے ہیں, آپ اس کو سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, پھر آپ لوگ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ بات کریں آبجیکٹ پرسیپشن کی. بیسک آئیڈیا یہاں پہ ہے کہ جو بھی چیزیں, جو بھی آپ کو کوئی بھی آبجیکٹ فیملیئر نظر آتا ہے نا, یعنی کہ جانا پہچانا لگتا ہے آپ لوگوں کو, اور can be seen as a known configuration of a simple components. The basic idea that a familiar object can be seen as a known configuration of simple components. جو آپ لوگ کسی چیز کے بارے میں فیملیئر ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ یہ سمپل کمپوننٹ سے مل کے بنا ہوا ہے. ظاہر سی بات, آپ نے کوئی چیز پہلے دیکھی ہوئی نہ ہو تو آپ لوگوں کو یہی لگے گا نا کہ اس کے پتہ نہیں کمپوننٹس ہی عجیب سے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں میر اور نشیہارا نے یہ کہا تھا کہ فیملیئر آبجیکٹس کو آپ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ وہ آبجیکٹس جن سے آپ لوگوں کی جان پہچان ہوتی ہے, جس کو آپ لوگ پہچانتے ہوتے ہیں, تو آپ لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ پائپ کی طرح کے مختلف کمپوننٹ سے مل کے بنا ہے. جیسے یہاں پہ نیچے ایک ماڈل بنایا گیا ہے, ہیومن ماڈل یہاں پہ دکھایا گیا ہے. اس میں آپ لوگ دیکھیں تو ایک انسان کو مختلف قسم کے سلنڈر سے ملا کے بنایا گیا ہے. آرمز کو بھی سلنڈر بنایا گیا ہے, یہ بھی جو پیٹ ہے وہ بھی سلنڈر ہے, جو ٹانگیں ہیں وہ بھی ایک طرح سے سلنڈر ہیں, جو اس کا جو ایون کے جو منہ ہے وہ بھی ایک طرح سے سلنڈر ہی بنایا گیا ہے. فنگرز اگر دیکھیں تو وہ بھی جو ہے نا وہ ایز اے سلنڈر ہی. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ لوگوں کی فیملیئرٹی ہوتی ہے نا, آپ ہمیشہ اس کے کمپوننٹس کو بہت سمپل سمجھتے ہیں, اور ہم لوگ یہی پرسیو کرتے ہیں کہ یہ سلنڈرز ایک انسان کا پورا ایک ماڈل بناتے ہیں. اس کے بعد برڈ کے بارے میں بھی ایک ڈایاگرام ہے کہ یہ دیکھیں انہی سلنڈرز کو دوبارہ سے ری ارینج کر کے یہاں پہ برڈ بنایا گیا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو ڈیفرنٹ سائز کے اور ڈیفرنٹ ٹائپس کے جو سلنڈرز ہیں وہ مختلف شیپس جو ہے نا وہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیفرنٹ ڈائیگرامس ہم لوگ ان سے بنا لیتے ہیں, یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں تو سلنڈر کی شیپ یہ والی تھوڑی اور ہے, یہاں پہ دیکھیں تو سائز شیپ تھوڑا اور ہے, یعنی کہ مختلف ہیں سارے سلنڈرز ہی, لیکن سلنڈرز کا مختلف شیپ اور مختلف قسم کے آپ لوگ اس کے سائزز کو جب آپ لوگ یوز کرتے ہیں تو ڈفرنٹ قسم کے آپ لوگ امیجز اس میں سے پرسیو کر سکتے ہیں, ڈفرنٹ قسم کے آپ لوگ جو ہے نا وہ ماڈلز بنا سکتے ہیں. یہ اصل میں ایک انہوں نے کمپیوٹر ماڈل بنایا تھا. ایک اور کنٹریبیوشن جو بائڈر مین کی یہ تھی 1987 میں, انہوں نے بتایا تھا کہ 3 طرح کی سٹیجز آتی ہیں جب بھی آپ لوگ کسی آبجیکٹ کو ریکگنائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب بھی آپ لوگ سبجیکٹ کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ کون سے سمپلر کمپوننٹ سے مل کے بنا ہوا ہے, تو ان کمپوننٹس کسی بھی آبجیکٹ کے ڈفرنٹ کمپوننٹس کو ریکگنائز کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ اس میں 3 سٹیجز آتے ہیں. سب سے پہلے آپ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ لوگ کسی بڑے آبجیکٹ کی سیگمنٹیشن کرتے ہیں سب آبجیکٹس میں, یعنی کہ بڑا جو سبجیکٹ ہوتا ہے نا آپ اس میں سے چھوٹے اس کے کمپوننٹس کو آپ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ ہاں یہ اس کے اندر چھوٹے آبجیکٹس پائے جاتے ہیں, ان سب آبجیکٹ سے مل کے یہ والے جو ہے نا وہ آبجیکٹ بنا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد سب آبجیکٹ جب آپ لوگ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تو پھر آپ لوگ ان سب آبجیکٹس کو آپ کسی نہ کسی کیٹیگری کے اندر کلاسیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب آبجیکٹ جو ہے نا یہ ریکٹینگل ہے, اس کے بعد سرکل ہے, کس قسم کا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں. اس کے بعد ریکگنائزیشن ایز پیٹرن میڈ آف سب آبجیکٹس, پھر اس کے بعد آپ لوگ ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ جو پیٹرن ہوتا ہے نا یہ ان سب آبجیکٹ سے مل کے بنا ہوا ہے. یعنی کہ کیسے, یعنی کہ آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ فلاں سب آبجیکٹس ہیں, یہ ان کی کیٹیگریز ہے. پھر آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سب آبجیکٹس ہیں یہ کس پیٹرن کے تحت ان کی سیکوینس بنائی گئی تھی, وہ آپ لوگ اس پیٹرن کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کل جو ہے نا وہ 3 سٹیجز آتی ہیں جب آپ لوگ کسی بھی آبجیکٹ کو اس کے سمپل کمپوننٹس میں ریکگنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. باقی کا یہی جو ہے نا اس کا بارڈر مین کا یہی جو ایکسپیریمنٹ ہے اسی کو ہم لوگ آگے فردر جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے اگلے لیکچر میں. اب اس لیکچر میں سے آپ نے یہی کرنا ہے کہ اس کو 2 دفعہ آپ لوگ ریڈ آؤٹ کر لیں اور یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سے سائنٹسٹ نے کیا بتایا تھا. ٹھیک ہے, یہ اس میں ایک چیز ہے یاد کرنے والی, آپ لوگوں نے یہ سارا یاد کرنا ہوتا ہے پی ایس 504 میں کہ کون سے سائنٹسٹ نے کون سا ایکسپیریمنٹ کیا تو اس نے کس چیز کے بارے میں بات کی تھی. ٹھیک ہے, باقی یہ کہ میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اینڈ یہاں سے آپ لوگ 1-2 دفعہ ہینڈ آؤٹ کو ریڈ ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے, اینڈ اللہ حافظ.